हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ मिस लिंग जी से फेंग को पता चलता है कि उसके अनकिन बॉक्स को यिन नूरिशिंग वुड का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि फोक्स अलायंस वाले यिन नूरिशिंग वुड को जुन्नर ने पहले ही रिफाइन कर लिया था, तो इसलिए वो मास्टर चेंग का पीछा करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि मास्टर चेंग ने भी उन्हें यिन नूरिशिंग वुड के बारे में कुछ बताया था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हाल मास्टर यिन ने एक एंशिएंट ट्री के पास आते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था, और उसी के साथ साथ उसकी मुलाकात वहाँ पे मास्टर चेंग के साथ भी हुई थी। लेकिन मास्टर चेंग के ऊपर एक ट्रैकिंग टलिस्मैन को देखकर हाल मास्टर यिन ने मास्टर चेंग को वहीं पे खत्म कर दिया था, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फेंग और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि उसी ट्रैकिंग टलिस्मैन का पीछा करते हुए एक एंशिएंट केव के अंदर आ चुके थे, और उस केव के अंदर इतना ज्यादा अंधेरा था कि वहाँ पे कुछ सही से देखा भी नहीं जा रहा था। इसलिए फेंग ने वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक एनर्जी बल्ब को क्रिएट कर दिया था, जिसके चलते उस एंशिएंट केव के अंदर काफी ज्यादा रोशनी हो चुकी थी, और उसी रोशनी के सहारे वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से उस केव के अंदर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी फेंग को अचानक ही वहाँ पे अपने कानों में एक गॉडेस की आवाज सुनाई देती है, जो कि फेंग को अपना बेटा कहते हुए उसे वहाँ पे अपने पास बुला रही थी। ये आवाज सुनते ही फेंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो जल्दी से अपनी जगह पे रुकते हुए वहाँ पे इधर उधर देखने लगा था, लेकिन उसे वहाँ पे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए फेंग वहाँ पे जुन्नर से सवाल करते हुए पूछता है कि अभी अभी तुम्हें भी यहाँ पे कोई आवाज सुनाई दी थी? जिसपे जुन्नर साफ मना करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, पर मुझे लगता है ये एक एंशिएंट केव जितनी ज्यादा दिखने में सिंपल दिखाई दे रही है, असल में ये उतनी ज्यादा सिंपल भी नहीं है। यहाँ पे जरूर कोई ना कोई खतरा मौजूद होगा, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वह जिनजुआन जो कि वहाँ से काफी आगे बढ़ चुका था, उसने वहाँ पे उस एंशिएंट केव से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया था, और वो जल्दी से फेंग और जुन्नर को वहाँ पे अपने पास बुलाते हुए कहता है कि जल्दी चलो, तुम लोग किसके इंतजार कर रहे हो? मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। जिनजुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वो तीनों मिलकर वहाँ पे उस एंशिएंट केव से बाहर भी आ चुके थे, और उस केव से बाहर निकलते ही वो लोग वहाँ पे उसी एंशिएंट ट्री वाली जगह पे आ चुके थे। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अचानक ही उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते वो पूरी जगह वहाँ पे गोल्डन एनर्जी से नहा गई थी, और सबसे ज्यादा खूबसूरत वहाँ पे वो एंशिएंट ट्री दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर जिनजुआन तो वहाँ पे खुद के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो जल्दी से आगे बढ़ता हुआ सीधा वहाँ पे उसी एंशिएंट ट्री के पास ही चला गया था। जबकि फेंग वहाँ पे उस एंशिएंट ट्री को देखते हुए अपने मन में कहता है, यकीन नहीं हो रहा, उस सोल मास्टर चेंग ने वाकई हमसे सच बोला था। यहाँ पे तो वाकई एक यिन नूरिशिंग वुड वाला एंशिएंट ट्री मौजूद है, और ये यहाँ पे सेम बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे एंशिएंट बुक्स में बताया गया था। लेकिन अभी फेंग वहाँ पे इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से हाल मास्टर यिन भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि फेंग को देखते हुए कहती है, आओ आओ, मैं यहाँ पे तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, ताकि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ अपना सारा पुराना हिसाब किताब क्लियर कर सकूं। हाल मास्टर यिन को वहाँ पे देखकर फेंग भी थोड़ा चौंकते हुए उससे कहता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो? जिसपे हाल मास्टर यिन उसे वहाँ पे जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसने फेंग के ट्रैकिंग टलिस्मैन को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जो कि फेंग ने मास्टर चेंग के ऊपर लगाया था। लेकिन अचानक ही वो वहाँ पे उस ट्रैकिंग टलिस्मैन को फेंक कर अपनी सोर्ड लेकर वहाँ पे फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए उससे कहती है कि ऐसा सोचना भी मत कि तुम इस एंशिएंट ट्री से एक और यिन नूरिशिंग वुड का टुकड़ा हासिल कर लोगे। अभी तो तुम्हें यहाँ पे पहले वाले यिन नूरिशिंग वुड के लिए भी अपनी जान देनी होगी। हालांकि हाल मास्टर यिन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फेंग बहुत ही इजीली उसके अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से पीछे आ गया था, और उसी के साथ साथ फेंग ने वहाँ पे अपने एक अटैकिंग टलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए हाल मास्टर यिन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया था। जो देखकर फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है कि यकीन नहीं हो रहा, उस ओल्ड मैन चेंग वूजी ने तुम्हारे साथ हाथ मिला लिया। फेंग की ये बात सुनकर हाल मास्टर यिन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए उससे कहती है कि बेचारी उस ओल्ड मास्टर चेंग वूजी को भी यही लगता था कि वो मेरे साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन मैं तो बस शुरू से ही उसका इस्तेमाल कर रही थी तुम तक पहुँचने के लिए, और जब उसने अपना काम पूरा कर दिया तब उसे मैंने खत्म करते हुए हेल में भेज दिया। और ये कहकर हाल मास्टर यिन ने वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए अचानक ही वहाँ पे फेंग और उसके सभी साथियों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके चलते अब की बार फेंग और उसके सभी साथी वहाँ पे खिसकते हुए पीछे चले गए थे। लेकिन जुन्नर वहाँ पे खुद को बचाते हुए पीछे की तरफ जंप लगा देती है, और वो जंप करते हुए सीधे वहाँ पे उस एंशिएंट ट्री के ऊपर आ गई थी। लेकिन जब वो वहाँ पे उस एंशिएंट ट्री से वापस उतरने की कोशिश करती है, तो उस एंशिएंट ट्री ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए जुन्नर के पाँव को वहाँ पे पकड़ लिया था, जो देखकर फेंग को भी वहाँ पे जुन्नर की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। इसलिए जैसे वो वहाँ पे जुन्नर की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, तो हाल मास्टर यिन ने बीच में आते हुए फेंग के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर अब फेंग को वहाँ पे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और ऊपर से हाल मास्टर यिन उसे वहाँ पे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहती है कि अभी फिलहाल तो तुम्हें यहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। और ये कहकर हाल मास्टर यिन वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम जुन्नर को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उस एंशिएंट ट्री के अंदर आ चुकी थी, और उसे वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी ने घेर रखा था, जो देखकर जुन्नर को तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी उसे वहाँ पे अपने कानों में वही आवाज सुनाई देती है, जो कि उस एंशिएंट केव के अंदर फेंग को सुनाई दी थी।
थी और फेंग की ही तरह वो आवाज वहाँ पे जूनर को भी अपने पास बुला रही थी। उस आवाज को सुनकर जूनर खुद ही वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, कहीं ये सब उस नरेशन ग्रीनवुड को रिफाइन करने की वजह से तो नहीं मेरे साथ हो रहा। लेकिन अभी जूनर वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अचानक ही वहाँ पे कुछ सीन दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पे वही डिमोनिक मास्टर चूसी दोबारा वहाँ पे उस लोटस फ्लावर के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था और उस लोटस फ्लावर की स्पिरिट को हासिल करने के लिए वहाँ पे उसके ऊपर अटैक भी करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें उस एंशिएंट ट्री के पास वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फेंग और जिनजुआन हाल मास्टर यिन के साथ फाइट करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे और तभी अचानक ही फेंग वहाँ पे अपने एक थंडर लाइटिंग टलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए हाल मास्टर यिन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के काफी पीछे फेंक देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे हाल मास्टर यिन से कहता है, क्या तुम्हारे फोक्स अलायंस को ये नहीं पता कि अभी तक तुम्हारी पुरानी इंजरीज पूरी तरह से हील नहीं हुई, या फिर इस सब के बारे में पता हो जाने के बावजूद भी उन लोगों को तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। फेंग की ये बात सुनकर हाल मास्टर यिन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है कि मुझे इस सब से कोई भी मतलब नहीं है, मेरी अब जिंदगी के बस दो ही मकसद है, एक तो तुमसे उस नरेशन ग्रीनवुड को हासिल करना और दूसरा तुम्हें खत्म करना। हाल मास्टर यिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग भी वहाँ पे गुस्से से अपने मैजिकल स्पीयर को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन जब तुम खुद ही ऐसा नहीं चाहती हो तो अब मैं भी तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं दिखाने वाला। और ये कहकर फेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपने हेवनली स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए हाल मास्टर यिन के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि हाल मास्टर यिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा तेज थी, उसने वहाँ पे बहुत ही तेजी से इधर उधर मूव करते हुए किसी तरह से खुद को वहाँ पे फेंग के उस खतरनाक अटैक से बचा लिया था। जो देखकर हाल मास्टर यिन वहाँ पे फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि भले ही तुम्हारी अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, लेकिन ये तो मुझे छू भी नहीं पाया। जिसपे फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम्हें ऐसा लगता है। और ये कहकर फेंग अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से अपने हेवनली स्पीयर की पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते वहाँ पे चारों तरफ से आइस सिल्क ने बाहर निकलते हुए हाल मास्टर यिन को वहाँ पे अपने अंदर जगड़ना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते हाल मास्टर यिन वहाँ पे पूरी तरह से फेंग के चुंगल में ट्रैप हो चुकी थी, उससे वहाँ पे हिला भी नहीं जा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर फेंग ने जल्दी से वहाँ पे अपने पर्पल हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए हाल मास्टर यिन के ऊपर वहाँ पे एक जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन फेंग का वो खतरनाक अटैक वहाँ पे हाल मास्टर यिन के पास भी जा पाता। उससे पहले हाल मास्टर यिन ने जल्दी से वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लिए थे, जिसने फेंग के अटैक को भी वहाँ पे रोक लिया था, जो कि फेंग के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन फेंग के अटैक को वहाँ पे बेकार जाते हुए देखकर जिनजुआन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेकर वहाँ पे आगे बढ़ता है। लेकिन हाल मास्टर यिन की वो प्रोटेक्टिव शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उन दोनों के अटैक्स मिलकर भी उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे। जो देखकर हाल मास्टर यिन वहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम दोनों चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम लोग यहाँ पे मेरी इस मैजिकल शील्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। असल में हाल मास्टर यिन वहाँ पे इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि वो मैजिकल शील्ड उसकी लाइफ पावर से जुड़ी हुई थी, और जब तक खुद हाल मास्टर यिन जिंदा थी कोई भी उस मैजिकल शील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। और ये बात फेंग भी वहाँ पे अच्छी तरह से जानता था, इसलिए फेंग अचानक ही वहाँ पे अपने पर्पल हेवनली स्वॉर्ड के अंदर अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर को डालते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम्हारी ये शील्ड तुम्हें यहाँ पे बचा पाती है। और ये कहते कहते ही फेंग ने वहाँ पे अपने पर्पल स्वॉर्ड को मल्टीपल हेवनली स्वॉर्ड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिससे रोक पाना अब धीरे धीरे वहाँ पे हाल मास्टर यिन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। जो देखकर हाल मास्टर यिन भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए फेंग से कहती है कि अगर तुम्हें मुझे यहाँ पे खत्म करना है तो उसके लिए तुम्हें भी खुद मेरे साथ मरना होगा। और ये कहकर हाल मास्टर यिन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी बची कुची हुई सोल पावर को भी अपनी उसी शील्ड के अंदर ही डालना शुरू कर दिया था, जो कि फेंग के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि ऐसा करके हाल मास्टर यिन ने खुद ही वहाँ पे अपनी आधी जान ले ली थी। वहीं हाल मास्टर यिन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब तुम चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरी ये मैजिकल शील्ड नहीं टूटने वाली, बेहतर यही रहेगा कि चुपचाप अपनी हार मान लो। और हाल मास्टर यिन का वहाँ पे कहना बिल्कुल ठीक भी था क्योंकि हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे जिनजुआन की स्वॉर्ड में तो क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे, जबकि फेंग वहाँ पे हाल मास्टर यिन की कोई कमजोरी ढूंढने में लगा हुआ था ताकि वो यहाँ पे उसकी कमजोरी के ऊपर अटैक करते हुए उसे यहाँ पे हरा सके। और अभी फेंग वहाँ पे इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से अचानक जूनर ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हाल मास्टर यिन के ऊपर अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। और क्योंकि हाल मास्टर यिन का भी पूरा ध्यान वहाँ पे फेंग और जिनजुआन के ऊपर था, तो इसलिए उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि कोई पीछे से भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, और उसकी इसी लापरवाही ने यहाँ पे उसकी जान ले ली थी। जो देखकर फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और जैसे जूनर वहाँ पे फेंग के पास वापस आती है तो फेंग को दोबारा वहाँ पे जूनर के अंदर स्पिरिचुअल पावर का एहसास हो रहा था। जो देखकर फेंग वहाँ पे चौंकते हुए जूनर से पूछता है कि ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को क्या हुआ, जिसपे जूनर भी वहाँ पे एक स्माइल के साथ फेंग को जवाब देते हुए बताती है कि ये सब उस एंशिएंट ट्री का कमाल है, उसने मेरी स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से ठीक कर दिया। और अभी जूनर फेंग को वहाँ पे ये सब बता ही रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से उस एंशिएंट ट्री से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन लाइटिंग निकलने लगी थी। और देखते ही देखते वो गोल्डन एनर्जी वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि फेंग और बाकी सभी को वहाँ पे अपनी आंखें तक भी बंद करनी पड़ी थी। और काफी देर गुजर जाने के बाद जब फेंग दोबारा वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो उस एंशिएंट ट्री से अभी भी वहाँ पे उसी तरह से गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि फेंग के दोनों साथी वहाँ से गायब हो चुके थे। फेंग अकेले ही वहाँ पे उस एंशिएंट ट्री के सामने खड़ा हुआ था। और तभी देखते ही देखते
ही उस एंशिएंट ट्री की गोल्डन एनर्जी ने वहाँ पे एक स्पिरिचुअल यूनिकॉर्न का रूप लेना शुरू कर दिया था। जबकि फेंग वहाँ पे इधर उधर देखते हुए अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी फेंग को वहाँ पे अपने कानों में उस यूनिकॉर्न की आवाज सुनाई देती है। फेंग मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे सभी दोस्त बिल्कुल सही सलामत है। वह तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुला लिया। उस यूनिकॉर्न की आवाज सुनकर फेंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आप हो कौन? क्या आप नूरिशिंग जीनवुड एंशिएंट ट्री की स्पिरिट फॉर्म हो? जिसपे एंशिएंट ट्री की सोल उसे वहाँ पे कोई जवाब देने की बजाय फेंग से कहती है कि बहुत जल्द तीनों रियल्म्स के अंदर एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत होने वाली है, जिसके चलते तीनों रियल्म्स के अंदर बहुत बड़ी तबाही आएगी। वैसे तो उस तबाही को रोकने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं तीनों रियल्म्स की इस खतरनाक जंग को रोक सकूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन तीनों रियल्म्स की जंग को रोको। उस गोडेस की ये बात सुनकर फेंग उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस एक की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर हूँ। इवन मैं तो ये भी नहीं जानता कि मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए कितना ज्यादा समय लगने वाला है। तो फिर तीनों रियल्म्स की इतनी बड़ी जंग को रोक पाना तो मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल होगा। लेकिन भले ही मेरे लिए ये काम इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस जंग को रोकने के लिए मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा, और उस जंग को रोकने के लिए मुझे अपनी जान दांव पर क्यों न लगानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये कहते हुए फेंग ने वहाँ पे अपना हाथ ऊपर उठा लिया था, जो देखकर गोडेस वहाँ पे उससे इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी वहाँ पे फेंग की बॉडी के अंदर ही डालना शुरू कर दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सारी गोल्डन एनर्जी वहाँ पे सीधा वहाँ पे फेंग की बॉडी के अंदर ही जाने लगी थी। और अपनी सारी पावर वहाँ पे फेंग को देने के बाद वो गोडेस वहाँ पे फेंग से कहती है, तुम खुद को कभी भी कम मत समझना, तुम आगे चलकर बहुत कुछ बनने वाले हो जिसके बारे में तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और रही बात तीनों रियल्म्स की जंग को रोकने की, तो मेरी ये पावर उस जंग को रोकने में तुम्हारी मदद करेगी। और ये कहते कहते उस गोडेस की सोल के साथ साथ वो पूरा एंशिएंट ट्री ही वहाँ से गायब हो गया था, जिसके गायब होते ही फेंग को अचानक ही वहाँ पे फ्यूचर के कुछ सीन्स भी दिखाई देते हैं, जहाँ जिन जुआन उस डिमोनिक मास्टर के साथ फाइट करते हुए बहुत ही बुरी तरह से मारा जा चुका था। और सेम हालत वहाँ पे जुनर की भी थी। जुनर की बहन लिंगजी उसे अपनी गोद में लेकर बैठे हुए वहाँ पे रो रही थी, और वो डिमोनिक मास्टर चूजी वहाँ पे अपने कुछ टीमर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये सारे सीन देखकर फेंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अब वहाँ पे सब कुछ फेंग के हाथों में था कि वो इस आने वाली तबाही को कैसे रोक पाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम डिमोनिक मास्टर चूजी को ही देखते हैं, जो कि दोबारा वहाँ पे उसी लोटस फ्लावर के पास पहुंच चुका था, और अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे फेंग के लगाए हुए बैरियर को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि सोल मास्टर चेंगजी के साथ हाथ मिलाना मेरे लिए वाकई काफी अच्छा रहा। उसने न सिर्फ मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम दे दिया, बल्कि उसी के साथ साथ वो उन दोनों लड़कों को भी यहाँ से काफी दूर ले गया। और ये कहकर उस डिमोनिक मास्टर ने अचानक वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फेंग के लगाए हुए बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो उसके फेस के ऊपर एक डबल स्माइल आ चुकी थी। लेकिन अभी बेचारा वो डीमन मास्टर वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी पीछे से जिनसुआन वहाँ पे आते हुए उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिनसुआन की ये बात सुनकर वो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब देने की बजाय उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर जिनसुआन ने भी वहाँ पे अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ जुनर ने भी वहाँ पे आते हुए अपनी सोर्ड की मदद से उस डीमन मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से भागने से रोक दिया था। जिसके बाद जुनर और जिनसुआन दोनों ही मिलकर वहाँ पे उस डीमन मास्टर के रास्ते में आते हुए वहाँ पे उसका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन वो डीमन मास्टर अचानक ही वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट हो तो वो सीधा वहाँ पे उनके पीछे आ गया था, और वो दोनों ही वहाँ पे कुछ समय पाते। उससे पहले वो डीमन मास्टर अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगा था, लेकिन तभी उसके रास्ते में वहाँ पे फेंग आ जाता है, जो कि वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन मास्टर वहाँ पे फेंग के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग ने वहाँ पे अपनी हमल स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन मास्टर के ऊपर ही अटैक करके उसे दोबारा वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। जिसके साथ ही उस डीमन मास्टर की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर फेंग दोबारा वहाँ पे उसके पास आते हुए उससे पूछता है तो बताओ मुझे आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फेंग की ये बात सुनकर वो डीमन मास्टर वहाँ पे बहुत ही चालाकी से दोबारा फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जैसे फेंग ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोकते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फेंग वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहकर फेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपने पास से कुछ स्पिरिचुअल क्लिस्मैन्स को बाहर निकाल कर उनकी मदद से वहाँ पे उस डिमोनिक मास्टर को घेरना शुरू कर दिया था, जिनसे बचने के लिए उस डीमन मास्टर ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने डीमन ड्रैगन को वहाँ पे समन कर लिया था। और जैसे ही वो वहाँ पे अपने उस डीमन ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए फेंग और उसके साथियों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो फेंग ने उल्टा वहाँ पे अपने क्लिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन ड्रैगन के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उसका वो ड्रैगन वहीं पे खत्म हो गया था। और उसी के साथ साथ फेंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने क्लिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन मास्टर के ऊपर अटैक करके उसकी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब कर दी थी। और दोबारा फेंग वहाँ पे अपने अटैकिंग स्पिरिचुअल क्लिस्मैन को समन करते हुए उस डीमन मास्टर से कहता है कि अब अगर तुमने अपने इरादों के बारे में मुझे नहीं बताया तो शायद अगली बार मैं तुम्हें खत्म करने से खुद को ना रोक पाऊं। फेंग की ये बात सुनकर
सुनकर वो डीमन मास्टर वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो डरते हुए फेंग से कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। असल में मैं ये सब एक डीमन मास्टर के कहने पे कर रहा था। उसे इस डिवाइन लोटस फ्लावर के अंदर मौजूद एक मैजिक पिल चाहिए और उसी को ही लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। उस मैजिक पिल का नाम सुनकर फेंग वहाँ पे जुनर की तरफ देखता है तो जुनर वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है कि उस डिवाइन लोटस फ्लावर के अंदर तो ऐसी कोई भी मैजिक पिल मौजूद नहीं है। जिस पे बेचारा डीमन मास्टर चूजी कहता है कि नहीं नहीं, तुम लोग शायद उस मैजिक पिल के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो वहीं पे मौजूद है। पर इससे आगे बेचारा मास्टर चूजी वहाँ पे कुछ कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे उसके पेट से धीरे धीरे एक डेमोनिक टोकन बाहर निकलने लगा था, जो कि वहाँ पे डीमन मास्टर चूजी से कहता है तो तुम मुझे यानी अपनी डीमन किंग को धोखा देना चाहते थे। मुझे तो लगा था कि तुम एक वफादार गुलाम हो और मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन अफसोस आज तुमने भी यहाँ पे मेरे यकीन को तोड़ दिया। और ये कहते कहते ही वो डेमोनिक टोकन वहाँ पे मास्टर चूजी की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग ने वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस डेमोनिक टोकन के ऊपर अटैक करते हुए उसे ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि फेंग वहाँ पे चूजी से उसके डीमन किंग के बारे में इन्फॉर्मेशन उगलवा सके। लेकिन अभी फेंग ने वहाँ पे उस डेमोनिक टोकन को डिस्ट्रॉय किया ही था कि वो डेमोनिक टोकन दोबारा वहाँ पे अपीयर हो जाता है। और अब की बात तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उस डेमोनिक टोकन से चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेमोनिक ऑरा निकलने लगा था और देखते ही देखते उस डेमोनिक ऑरा ने वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होते हुए एक टाइम एंड स्पेस पोर्टल का रूप लेना शुरू कर दिया था। और उस डेमोनिक पोर्टल से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से फेंग के साथ साथ उसके सभी साथी भी खिसकते हुए वहाँ पे पीछे चले गए थे। लेकिन उस डेमोनिक पोर्टल की पावर को महसूस करके फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है ये तो एक स्पेस एंड टाइम पोर्टल है। और अभी फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उस स्पेस एंड टाइम पोर्टल से एक हाथ बाहर निकलता है, जिसे देखते ही फेंग वहाँ पे समझ गया था कि अगर ये पर्सन इस पोर्टल से बाहर आ जाता है तो ये पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए फेंग ने जल्दी से वहाँ पे स्पेस एंड टाइम पोर्टल को बंद करने के लिए अपने सन शूटिंग क्लिसमैन को भी बाहर निकाल लिया था और उसे वहाँ पे एक बहुत बड़े तीर कमान में ट्रांसफॉर्म करते हुए उसके साथ अपनी फिनिक्स स्पिरिट की पावर को भी मर्ज कर दिया था। जिसके बाद फेंग ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस स्पेस एंड टाइम पोर्टल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर वहाँ पे उस पोर्टल के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से फेंग खुद भी खिसकता हुआ वहाँ से काफी पीछे चला गया था। और जैसे ही उस ब्लास्ट की वजह से फैला हुआ धुआं वहाँ पे खत्म होता है तो वो टाइम एंड स्पेस वाला पोर्टल तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन उससे पहले ही वो सुप्रीम डीमन किंग डीमन रियलम से यहाँ पे आ चुका था, जिसका नाम जुआन किंग था। वो वहाँ पे एक लंबी सी अगड़ाई लेते हुए फेंग और उसके साथियों को देखकर उनसे कहता है कि हजारों लाखों साल गुजर गए मुझे किसी का शिकार किया हुए, हाय फाइनली मुझे दोबारा मौका मिला है शिकार करने का। वह डीमन लॉर्ड जुआन किंग की ये बात सुनकर फेंग और उसके साथी वहाँ पे उसको मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन तभी चूजी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए डीमन लॉर्ड जुआन किंग से कहता है डीमन लॉर्ड आपका इस ह्यूमन रियलम में स्वागत है। चूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अचानक ही वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स को अपने हाथों में लाने लगा था, जो देखकर चूजी भी समझ चुका था कि अब उसकी मौत करीब है। इसलिए वो डीमन लॉर्ड के सामने झुकते हुए उससे रहम की भीख मांगने लगा था। लेकिन डीमन लॉर्ड वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखा था और उसने अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चूजी का खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। और सिर्फ उसे वहाँ पे खत्म ही नहीं किया था बल्कि उसी के साथ साथ उसकी सोल पास को भी सक कर लिया था। जिसके बाद डीमन लॉर्ड वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है ये ह्यूमंस तो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। और ये कहते हुए उसकी नजर वहाँ पे फेंग और उसके साथियों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर ही उस डीमन लॉर्ड के मुंह में वहाँ पे पानी आ गया था। जो देखकर फेंग वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से आगे बढ़ते हुए उस डीमन लॉर्ड से कहता है कि हमारे इस ह्यूमन रियलम में तुम जैसे डीमंस का आना मना है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। फेंग की ये बात सुनकर डीमन लॉर्ड वहाँ पे फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे जैसे एक इंसानी कीड़ा मेरे जैसे डीमन लॉर्ड को यहाँ पे रोक पाएगा? उस डीमन लॉर्ड की ये बात सुनकर फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है तुम्हारी इस एरोगेंट टून को देखकर मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम जरूर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, लेकिन अगर तुम इतने ही ज्यादा ताकतवर थे तो तुम्हें हमारे इस ह्यूमन रियलम में आने के लिए एक ह्यूमन कल्टीवेटर का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? फेंग की ये बात सुनकर डीमन लॉर्ड उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैं किसी ह्यूमन का इस्तेमाल करते हुए ही इस ह्यूमन रियलम के अंदर आ सकता था, और वैसे भी किसी इंसानी कीड़े को अपने कंट्रोल में करना कौन सी बड़ी बात है। तुम सभी लोग तो मेरे गुलाम जैसे हो जिनसे मैं जब चाहूँ जो चाहे मर्जी करवा सकता हो। अब डीमन लॉर्ड की ये बात सुनकर फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए डीमन लॉर्ड से कहता है तो तुम्हारा अपनी डीमंस के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम डीमंस ना होते तो पूरे यूनिवर्स में हमेशा शांति छाई रहती। सिर्फ तुम डीमंस की घटिया लाइन एज की वजह से ही पूरे यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ा हुआ है, और सिर्फ तुम डीमंस की वजह से ही तीनों रियल्म्स के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन मेरे होते हुए तुम डीमंस अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। फेंग की ये बात सुनकर डीमन लॉर्ड वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा था। ओ तो तुम खुद को 3 रियल्म्स का प्रोटेक्टर समझ रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पे एक सच्चाई बता देता हूँ कि तीनों रियल्म्स को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इवन अब खुद गॉड्स भी आ जाए तो वो भी तीनों रियल्म्स को डिस्ट्रॉय होने से नहीं बचा पाएंगे। पर तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे पता चल गया है कि जरूर तुम किन फेंगमिंग ही होगे, उस शेनमिंग के भाई। मैंने ठीक कहा ना? शेनमिंग का
नाम सुनकर फेंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि फेंग ने तो उसे मरा हुआ मान लिया था। इसलिए फेंग जल्दी से वहाँ पे डीमन लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछता है, क्या सीनियर ब्रदर शेनमिंग अभी तक भी जिंदा है? जिसपे डीमन लॉर्ड उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि तुम्हारा भाई एक डिमोनिक बॉडी के साथ पैदा हुआ था और उसी के साथ साथ वो मुझे अपना मास्टर भी बनाना चाहता था ताकि वो अपने पास को और भी ज्यादा बढ़ा सके। तो अब तुम्हें समझ आया कि कैसे ह्यूमंस डीमंस का साथ देते हैं। ह्यूमंस को बस पावर का लालच होता है और अगर हम किसी ह्यूमन को थोड़ी बहुत भी पावर दे देते हैं तो वो हमारे लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाता है। और यही हमने तुम्हारे भाई शेनमिंग के साथ भी किया था। डीमन लॉर्ड की ये बात सुनकर फेंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उस डीमन लॉर्ड से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। सीनियर ब्रदर ने मुझसे वादा किया था कि वो दोबारा कभी भी डीमन पाथ के ऊपर नहीं चलेगा और तुमने दोबारा मेरे सीनियर ब्रदर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। इसकी सजा तो अब तुम्हें मिल के रहेगी। ये कहकर फेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपने हेवनली स्पीयर को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन उस डीमन लॉर्ड ने तो वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से ही फेंग के हेवनली स्पीयर को रोक लिया था, जो देखकर जुनर भी वहाँ पे फेंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके उसे वहाँ पे डीमन लॉर्ड के आर पार घुसा दिया था। लेकिन क्योंकि अभी डीमन लॉर्ड वहाँ पे अपनी सिर्फ स्पिरिट फॉर्म में था तो इसलिए उसे वहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसी बीच सामने से जिन जुआन ने भी आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड की मदद से वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे उस डीमन लॉर्ड की स्पिरिट फॉर्म में भी क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे। पर उसके बावजूद भी इस सब को उस डीमन लॉर्ड के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी स्पिरिट फॉर्म भी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि फेंग और बाकी सभी उसके सामने चींटी के बराबर दिखाई दे रहे थे। जो देखकर वो डीमन लॉर्ड वहाँ पे जोर से हंसते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तीनों रेलम्स के अंदर दो तरह के कल्टीवेटर रहते हैं, एक भेड़िए जो कि शिकार करते हैं और दूसरी भेड़ें जो कि शिकार बनती हैं। तो अब ये तुम्हें बताना होगा कि तुम उनमें से कौन से टाइप वाले कल्टीवेटर हो। और ये कहकर उस डीमन लॉर्ड ने अचानक ही वहाँ पे अपना डिमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए फेंग और उसके साथियों को खुद से वहाँ पे दूर कर दिया था। लेकिन अब बारी थी फेंग की वहाँ पे अपनी ट्रू पावर्स दिखाने की, इसलिए फेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और बेचारा डीमन लॉर्ड वहाँ पे कुछ समय पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि फेंग ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए अपना स्पीयर वहाँ पे उसकी बॉडी के आर पार घुसा दिया था, जिसके साथ ही उस डीमन लॉर्ड का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और जिस टोकन की मदद से वो यहाँ पे आया था वो टोकन भी वहाँ पे नीचे जमीन पे जा गिरा था। जो देखकर तो जिन जुआन और जुनर दोनों ही वहाँ पे फेंग की तारीफें करने लगे थे, क्योंकि एक डीमन लॉर्ड भी यहाँ पे फेंग का मुकाबला नहीं कर पाया था। लेकिन फेंग वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ये तो बस उसकी एक स्पिरिट फॉर्म थी, रियल डीमन लॉर्ड को हरा पाना उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी अचानक ही फेंग को वहाँ पे एहसास होता है कि भले ही डीमन लॉर्ड की स्पिरिट फॉर्म यहाँ पे मारी जा चुकी है, लेकिन उसका डिमोनिक ऑरा अभी भी यहाँ पे फैला हुआ है। और ये कहते कहते ही फेंग की नजर वहाँ पे उसी डिमोनिक टोकन के ऊपर पड़ती है, जैसे चूजी ने वहाँ पे अपनी बच्ची को सारी पावर का इस्तेमाल करके एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया था, जिसके साथ ही डीमन लॉर्ड की स्पिरिट फॉर्म भी दोबारा वहाँ पे आ चुकी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो डीमन लॉर्ड को वहाँ पे एक बॉडी भी मिल चुकी थी, इसलिए डीमन लॉर्ड वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे चूजी की बॉडी के अंदर ही चला गया था, जिसके साथ ही अब चूजी वहाँ पे वाकई एक डीमन मास्टर बन चुका था। और डीमन मास्टर चूजी के इस रूप को देखकर फेंग ना में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। असल में डीमन मास्टर चूजी का ये वही रूप था जैसे फेंग के माँ ने थोड़ी देर पहले उसे दिखाया था। और तभी डीमन मास्टर चूजी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए फेंग और उसके साथियों से कहता है, एक भेड़िया तुम भेड़ों का शिकार करने के लिए आ रहा है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।